तो हेलो मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस पर। तो प्यारे बच्चों, जितने भी लोग अभी मेरे क्लास को देख रहे हैं उन सभी से मैं बता देना चाहता हूं कि आज मैं हिस्ट्री का क्लास लेकर आया हूं, जो कि मैंने पहले हिस्ट्री का 2-3 क्लास ले चुका हूं। तो क्लास 10th के लिए आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो है हम क्या पढ़ाने वाले हैं जी, यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना। क्या पढ़ाने वाले हैं जी, यूरोप में। आइए हम बता देते हैं बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना। क्या पढ़ाने वाले हैं जी, यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना। और यूरोप में राष्ट्रवाद जो है क्लास 10th वालों के लिए, जो कि बिहार बोर्ड वालों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाला है बच्चे, है ना। और इससे पहले मैंने बहुत सारे क्लास को अटेंड कर चुके हैं, और मैं इस सोशल साइंस के साथ साथ मैं बहुत सारे सब्जेक्ट को भी, यानी कि ऑल सब्जेक्ट क्लास 10th के लिए जितने भी विषय हैं सभी विषयों को मैं पढ़ाया हूं। और एक चीज़ मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि सारे विषय मैंने एक एक चैप्टर वाइज मैंने पढ़ा दिए हैं, ठीक है। और उस विषय को, सभी विषयों को आप लोग जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। और शाम में आप लोग जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, शाम 8 बजे से लाइव क्लास लेना बिल्कुल भी ना भूलें आप लोग, ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद में जो है फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़े हैं, नेपोलियन के बारे में पढ़ चुके हैं आप, जैसे कि बहुत सारे और भी टॉपिक के बारे में मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है। तो आज हम लेकर के आए हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। इसके लिए एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक है कि इटली में इटली का एकीकरण, है ना। इटली का एकीकरण जो कि बच्चे बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और सबसे पहला चीज आप लोग ये समझेंगे कि कहीं से भी अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वे टॉपिक कोई भी आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे, है ना। तो इसलिए मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि कोई भी चीज अगर आप लोग पढ़ते हैं ना, तो पूरा हिस्ट्री उसका आप लोग पढ़ा कीजिए, ठीक है। जिस प्रकार से मैं आज बताऊंगा कि हिस्ट्री का एकीकरण कैसे हुआ था, इटली का एकीकरण कैसे हुआ था, कब हुआ था, इसमें मुख्य भूमिका किनकी थी, और इटली के एकीकरण में कोई बाधा थी तो वो बाधाएं क्या क्या थी, है ना। तो हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को करेंगे डिस्कशन। तो सभी बच्चे हो जाए तैयार बिल्कुल भी ऊर्जा के साथ। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इटली के एकीकरण में समस्याएं क्या क्या थी, है ना। इटली के एकीकरण में हम ये देखेंगे कि इटली के एकीकरण में समस्याएं, एकीकरण में क्या जी, समस्याएं, है ना। इटली के एकीकरण में समस्याएं, ठीक है जी। इटली के एकीकरण में आखिर समस्या क्या क्या थी प्यारे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहला समस्या उसमें हम लोग देखेंगे कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस क्या करता था ना, उसमें हस्तक्षेप करता था। यानी कि फ्रांस और ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि यूरोप का ये क्या हो, एकीकरण हो, है ना। तो सबसे पहला चीज हो जाएगा इटली के एकीकरण में समस्याएं, यानी हम लिख सकते हैं कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस का हस्तक्षेप, है ना। ऑस्ट्रिया, उसमें सबसे पहला क्या था प्रॉब्लम जी, ऑस्ट्रिया और फ्रांस का हस्तक्षेप था, ठीक है। ऑस्ट्रिया क्या करता था कि ये भी नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, फ्रांस भी नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, है ना। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा समस्या क्या था कि रोम पर जो है ना पोप का अधिकार था, ठीक है। रोम पर पोप का अधिकार हो गया था, ठीक है। रोम पर पोप का अधिकार था, किसका, पोप का अधिकार था, ठीक है। रोम पर पोप का अधिकार। सबसे पहला प्रॉब्लम था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस ये नहीं चाहता था, जैसे अगल बगल वाले जो भी ये राष्ट्र होते हैं ना, उसके बगल वाले राष्ट्र ये नहीं चाहते हैं कि उसका एकीकरण किसी भी कीमत पर होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग राज्य में जब तक बटा है तब तक कमजोर वो कंट्री कहा जाएगा, ठीक है। और जैसे ही सभी राज्य एक में संधि कर लेते हैं, क्या होता है ना कि उसका हम कहे तो मजबूती बन जाता है वो, और एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में उभर करके आता है। इसलिए प्यारे बच्चों, ऑस्ट्रिया और फ्रांस नहीं चाहता था ना कि किसी भी कीमत पर इटली का एकीकरण हो, है ना। तो चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या बच्चे, इटली के 3 क्षेत्र थे। कितने क्षेत्र थे जी, इटली के 3 क्षेत्र के बारे में हम लोग देखेंगे। इटली के
तीन क्षेत्र कौन कौन थे जी? इटली के तीन क्षेत्र थे। उत्तरी कहें, उत्तरी क्षेत्र था, मध्य क्षेत्र था, मध्य और दक्षिणी था, है ना, दक्षिणी क्षेत्र था। ठीक है, इटली तीन क्षेत्र में बंटा था बच्चों। और हम लोग शाब्दिक अर्थ में ये समझें कि इटली जो है ना, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी को अगर एक कर दिया जाता तो इटली का एकीकरण हो जाता बच्चों। ठीक है, लेकिन यही बहुत क्या था, कठिन था, है ना। तो इसके लिए हम ये कहेंगे ना बच्चों कि उत्तरी जो है ऑस्ट्रिया का उत्तरी पर जो है ना ऑस्ट्रिया का अधिकार था, ऑस्ट्रिया का अधिकार था। ठीक है, ऑस्ट्रिया का अगर अधिकार उत्तरी पर था तो ये बताइए ना कि अगर इटली का एकीकरण अगर हो जाए तो क्या होता, उत्तरी भाग ऑस्ट्रिया से छूट जाता, तो ये हस्तक्षेप करेगा क्यों नहीं, है ना। इसलिए इटली का क्या कर रहा है कि एकीकरण में हस्तक्षेप कर रहा है ऑस्ट्रिया। ठीक है, और मध्य की बात की जाए प्यारे बच्चों तो इस पर जो था ना पोप का शासन था। किसका शासन था जी? पोप का शासन था। ठीक है, तो पोप भी नहीं चाहेगा कि इटली का एकीकरण हो। ठीक है, तो ये सभी समस्याएं उभर करके आती थी। और उत्तरी और मध्य का अगर एकीकरण हो जाता तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती थी दक्षिणी का भी एकीकरण होने में, है ना। तो मुश्किल चीजें क्या थी? उत्तरी और मध्य का एकीकरण करना, है ना। चलिए, अब जो है समस्या तो देख लिए कि क्या समस्याएं थी। अब प्यारे बच्चों आप लोग देखेंगे कि इटली के एकीकरण में समस्याएं आप लोग देख लिए। अब देखेंगे एकीकरण में सहायक। एकीकरण तो हुआ, है ना, तो आखिर एकीकरण में सहायता क्या क्या मिला? एकीकरण में सहायक, एकीकरण में सहायक। अब देखिए कि मूलभूत समस्याएं आप लोग देख लिए, उसके बाद आप लोग देखेंगे कि सहायता आखिर किसने किया इटली का। ठीक है, उसके एकीकरण में। ठीक है, तो पहला चीज ये हो जाएगा ना कि फ्रांस की क्रांति। पहला क्या हो जाएगा जी? फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, है ना, फ्रांस की क्रांति। अब आप कहेंगे कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी प्यारे बच्चों? तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। और जैसे ही फ्रांस की क्रांति समाप्त हुई थी ना, वहां के जनता विद्रोह कर दिए थे राजा के विरोध में। तो अब किस प्रकार से फ्रांस की क्रांति इटली के एकीकरण में सहायक हो रही है? यहाँ के जनता लोग ये समझ रहे हैं ना, इटली के जनता लोग, कि ये फ्रांस की एकीकरण हो गई अब, क्योंकि फ्रांस की जनता ने विरोध कर दिया, क्रांति कर दिया, आंदोलन कर दिया और वहां के राजा भाग गए, है ना। और क्या हुआ कि फ्रांस का क्या हुआ ना कि एकीकरण हो गया। ठीक है, तो क्या हम लोग इटली के जनता भी अगर क्रांति छेड़ देते हैं, आंदोलन करते हैं, तो क्या इटली का एकीकरण भी नहीं हो सकता है क्या? इन जनताओं ने सोचा कि इटली का भी एकीकरण हम लोग इसी प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति जो 1789 ईस्वी में हुई थी, उसी के आधार पर क्या किया ना इन लोगों ने, कि इन लोगों ने भी बहुत सारे आंदोलन को छेड़ दिया, बहुत सारे क्रांति को क्या किया कि स्टार्ट कर दिया करना, है ना। तो आइए उसके बाद देखते हैं कि इसमें जो है ना किनका हाथ था क्रांति में। फ्रांस की क्रांति के सापेक्ष ये जो है ना कौन इटली में भी क्रांति करना चाहते थे, आंदोलन करना चाहते थे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां तक सभी बच्चे कंप्लीटली देख लिए होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 भाग में, कितना भाग में बंटा था जी इटली? 3 भाग में, है ना। अब आइए हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों कि सहायता में सबसे पहला सहायता क्या था? सहायता क्या था जी? हम लोग पढ़े हैं कि फ्रांस की क्रांति। दूसरा देखेंगे नेपोलियन की नीति। किसकी नीति? नेपोलियन की नीति, है ना। ये भी बन करके आया नेपोलियन की नीति, नेपोलियन की नीति, है ना। नेपोलियन जो है ना अपना नीति लेकर के आया, यानी नियम कानूनों को लेकर आया और ये कहा कि मैं आप लोगों की सहायता करूंगा इटली के एकीकरण में, है ना। तो इस प्रकार से नेपोलियन की नीति सहायक हुआ इटली के एकीकरण में, है ना। अब आइए देखते हैं कार्बोनरी संगठन का गठन किया गया। कौन संगठन जी? कार्बोनरी संगठन का भी गठन किया गया, है ना, का गठन किया गया। कार्बोनरी संगठन का भी गठन किया गया, यानी कि एक तरह का ये क्या है, कानून है, नियम लगाए गए। ठीक है, तो कार्बोनरी संगठन का भी गठन किया गया। कब किया गया जी? तो 1810 ईस्वी में। कब किया गया? 1810 में। जानते हैं ये कार्बोनरी संगठन क्या करती थी? यह जो है ना छापामार
यहाँ पे देखेंगे छापामार युद्ध का गठन, ये छापामार युद्ध का प्रयोग करती थी, है ना। छापामार युद्ध का मतलब होता है चारों तरफ से घेर करके कहीं युद्ध किया जाता है ना, उसको छापामार युद्ध कहते हैं, ठीक है। तो कार्बोनरी संगठन जो है एक संगठन बनाया गया 1810 ईस्वी में, जो कि छापामार युद्ध का क्या करती थी, प्रयोग करती थी, है ना। अब आप लोग देखेंगे कि इसका आखिर कार्बोनरी संगठन का गठन किसने किया था। तो कार्बोनरी संगठन का गठन देखिए यहाँ पे, कार्बोनरी संगठन का गठन जो है मेजनी ने किया था। किसने किया था, मेजनी ने किया था। आगे हम लोग मेजनी के बारे में भी पढ़ेंगे, आप लोग धैर्य रखेंगे बच्चे, है ना। तो देखिए कार्बोनरी संगठन का गठन किसने किया था, मेजनी ने किया था, ठीक है। कार्बोनरी संगठन का गठन मेजनी ने किया था। कब किया था, 1810 में किया था। कार्बोनरी संगठन के जितने भी ग्रुप बनाए गए थे, उसमें जितने भी ये समूह, लोगों का समूह था, वे किस प्रकार का युद्ध करते थे, तो छापामार युद्ध करते थे, है ना। बहुत सारे सवाल यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1810 में संगठन किया गया, मेजनी की अध्यक्षता में इसका संगठन किया गया था। वह छापामार युद्ध का प्रयोग करती थी, क्या, कार्बोनरी संगठन, है ना। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है जी। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब देखेंगे प्यारे बच्चों कि इटली के एकीकरणकर्ता आखिर कौन कौन है ना। इटली के एकीकरणकर्ता के बारे में देखेंगे। अब आइए अगला स्टार हम लोग देखते हैं, इटली के एकीकरणकर्ता के बारे में देखते हैं। एकीकरणकर्ता आखिर कौन कौन है ना। तो सबसे पहला इसमें आया था बनकर के एकीकरणकर्ता मेजनी, जो मैंने कुछ क्षण ही पहले बताया है कि हम लोग मेजनी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेजनी सबसे पहले पढ़ेंगे ना कि मेजनी कौन था, क्या था, कहां से आया था, है ना। तो आइए देखते हैं। मेजनी जो था यह साहित्यकार एवं योग्य सेनापति था, है ना। चलिए मेजनी के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं कि यह साहित्यकार क्या था जी, साहित्यकार था। मेजनी क्या था, साहित्यकार एवं योग्य सेनापति था। क्या था जी, योग्य सेनापति था, है ना। योग्य सेनापति का अर्थ ये होता है ना कि ऐसा सेनापति था जो कि बहुत अच्छी लड़ाई करता था, बहुत अच्छा संगठन बनाने की कोशिश करता था, युद्ध की नीति बहुत अच्छा बनाता था, है ना। इसलिए यह साहित्यकार भी था और योग्य सेनापति भी था मेरे बच्चों, है ना। आइए उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बारे में। हम ये भी कह सकते हैं ना कि यंग इटली का भी इसने गठन किया था। यंग इटली का गठन इसने क्या किया, यंग इटली का गठन किया। किसने, मेजनी ने यंग इटली का गठन कब किया प्यारे बच्चों, 1831 ईस्वी में किया था, ठीक है। अब देखिए जैसे ही इसने यंग इटली का गठन किया, यंग इटली का गठन का अर्थ ये होता है ना कि इटली के लोगों को भड़काया, उकसाया कि इटली अभी बुढ़ा नहीं हुआ है, इटली एक युवा राष्ट्र के रूप में अभी उभर करके आ रहा है। जिससे क्या हुआ ना कि लोगों में जोश, जुनून और उत्साह भर दिया इसने, और ये कहा ना कि अब ये लड़ाई केवल इटली की नहीं है, पूरे यूरोप की है, ठीक है। और फिर क्या किया कि इसने तीसरे नंबर में क्या किया ना कि यंग यूरोप का भी गठन कर दिया, है ना। यंग यूरोप क्या किया, यंग यूरोप का भी गठन कर दिया, है ना। यंग इटली का गठन कब किया था, 1831 में। और जैसे ही 2-3 साल बीत रहे हैं तो आकर के 1834 में क्या करता है ना कि यंग यूरोप का गठन कर देता है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे समझेंगे कार्बोनरी संगठन कब, 1810 में, किसके द्वारा, मेजनी के द्वारा। यह छापामार युद्ध नीति का प्रयोग करते थे। मेजनी क्या था, साहित्यकार और योग्य सेनापति था। यहाँ पे देखेंगे यंग इटली का गठन कब हुआ, 1831 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था प्यारे बच्चों, मेजनी के द्वारा हुआ था। यंग यूरोप का गठन कब हुआ था, तो 1834 में हुआ था। 1834 में यंग यूरोप का गठन किसने किया था, तो मेरे प्यारे बच्चों ये अभी जो है ना मेजनी के द्वारा ही किया गया था। यंग यूरोप मेजनी के द्वारा, यंग इटली मेजनी के द्वारा। यंग इटली का गठन 1831 में, यंग यूरोप का गठन 1834 में किया गया था प्यारे बच्चों, ठीक है ना। फटाफट आप लोग लाइक करते चलिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। सभी बच्चे इन चीजों को नोट कर लेंगे अपने माइंड में, है ना, कॉपी में नहीं, अपने माइंड में नोट करते चलेंगे, ठीक है। आइए उसके बाद हम लोग देखते हैं ये यंग यूरोप, यहाँ पे देखेंगे एक चीज और देख लेंगे। यंग यूरोप और यंग इटली जो था ना, ये दोनों भी क्या करते थे, छापा मार युद्ध का प्रयोग, छापा मार युद्ध का प्रयोग करते थे, है ना। ये दोनों भी क्या करते थे जी, छापा मार युद्ध का प्रयोग करते थे। कौन, यंग इटली संगठन और ये यंग यूरोप संगठन, ये छापा मार युद्ध का क्या करते थे, उपयोग करते थे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ जाए क्या बच्चे, आगे बढ़े ना। चलिए कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत अगर होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स आप ही के लिए पड़ा है, वहां पे जो है कमेंट कर दीजिएगा कि आपको इसमें क्या प्रॉब्लम लग रहा है ना। उसको जो है मैं और अच्छा तरीका से समझाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना जी। चलिए बिल्कुल अब जो है आगे हम लोग देखेंगे कि आखिर इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ जी, है ना। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ। चलिए जब ये इतना सारा चीज, इतना सारा कार्यक्रम हुआ, तब इसका कुछ ना कुछ तो परिणाम निकल करके आया होगा ना प्यारे बच्चों, इसका कुछ ना कुछ परिणाम निकल करके आया होगा ना। तो आइए, अब जो है ऑस्ट्रिया मान नहीं रहा था, वह बोल रहा था कि आप कितना हूं, कुछ भी संगठन का गठन कर लीजिए, मैं मानने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं हड़प करके बैठा हूं उत्तरी भाग को, है ना। ऑस्ट्रिया की गिरफ्त में था, है ना। तो उत्तरी भाग को वह किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए क्या हुआ कि इसका परिणाम ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से आंदोलन दब गए। अंततः क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से क्या हुआ, ध्यान से देखेंगे, ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से आंदोलन दब गए। क्या हुए जी, आंदोलन दब गए, है ना। आंदोलन दब गए ये कह सकते हैं। क्या हुआ, आंदोलन दब गए और मेजनी देश छोड़कर भाग गया। और लास्ट में क्या हुआ कि और मेजनी देश छोड़कर भाग गया। कहाँ भागा होगा जी, भाग गया। ज्यादातर कहाँ भागते हैं राजा, प्रजा से तंग होकर कहाँ भागते हैं राजा, ज्यादातर इंग्लैंड में भागते हैं लोग, ठीक है। पता ना ये कहाँ भाग गया, मेजनी, है ना, कहीं भाग गया होगा, ठीक है। आइए अब जो है जैसे ही मेजनी भागता है देश छोड़ करके, तब क्या होता है कि इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है जी, द्वितीय चरण एकीकरण का। अब ये कह सकते हैं कि एकीकरण का क्या होता है, द्वितीय चरण प्रारंभ हो जाता है। पहला बार में तो धक्का लगाया सब, धक्का मुक्की किया सब कि इटली का एकीकरण कर दिया जाए, लेकिन ऑस्ट्रिया इतना अधिक हस्तक्षेप किया कि इटली का एकीकरण नहीं होने दिया। और अंततः क्या हुआ कि मेजनी ने देश छोड़कर चला गया, है ना। अब शुरू होता है एकीकरण का द्वितीय चरण स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं द्वितीय चरण में क्या क्या होता है बच्चे, है ना। तो सबसे पहले एक चीज हम लोग देखेंगे कि पहले तो मेजनी देश छोड़कर भाग गया, उसके बाद जैसे ही द्वितीय चरण स्टार्ट होता है ना, अब आता है पूरा हीरो बन करके काउंट कावूर आता है, ठीक है ना। कौन आता है जी, काउंट कावूर, है ना। काउंट कावूर आता है, काउंट कावूर, ठीक है ना, आता है बिल्कुल हीरो बन करके, और ये कहता है कि मैं देखता हूं कि इटली का एकीकरण करने से कौन रोकता है, ठीक है। और देखिए जैसे ही आता है काउंट कावूर, ये था बड़ी ही होशियार आदमी, ठीक है। ये देखा कि मेजनी अकेले भीड़ करके जो है ना, ये चढ़ाई करके इटली का एकीकरण नहीं कर पाए, तो हमसे भी अकेले एकीकरण नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या करता था ना कि हमेशा फ्रांस का साथ देता था। फ्रांस में किसी प्रकार का युद्ध होता था, फ्रांस से अन्य देशों से अगर युद्ध होता था, तो ये फ्रांस के साथ जाकर के भिड़ जाता था, है ना। कौन, काउंट कावूर। और इसने क्या किया प्यारे बच्चों कि काउंट कावूर सबसे पहले हम लोग एक चीज देखेंगे प्यारे बच्चों, एक चीज कभी आप लोग भूलेंगे नहीं कि काउंट कावूर इटली का कौन था, काउंट कावूर इटली का पीएम था।
यानी कि प्रधानमंत्री था। और किसके द्वारा बनाया गया था? किसके द्वारा बनाया गया था? विक्टर इमैनुअल के द्वारा। विक्टर इमैनुअल के द्वारा बनाया गया था प्रधानमंत्री। अगर कोई सवाल पूछता है कि काउंट काउर को पीएम किसने बनाया था, इटली का पीएम किसने बनाया था, तो विक्टर इमैनुअल ने बनाया था, है ना। विक्टर इमैनुअल ने बनाया था, नियुक्त किया था जी, है ना। देखिए, तो विक्टर इमैनुअल भी एक बहुत ही होशियार आदमी था। इसने काउंट काउर बहुत ही होशियार आदमी को क्या बना दिया था? पीएम बना दिया था। और इसने क्या किया? काउंट काउर ने क्या किया कि पहला दूसरा चीज एक किया ना कि फ्रांस के साथ इसने दोस्ती कर लिया, है ना। आइए, फ्रांस के साथ दोस्ती कर लिया। क्या कर लिया जी? दोस्ती कर लिया, है ना। काउंट काउर ने क्या किया? देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा हम रिवाइज करवा देते हैं। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से आंदोलन दब गए, मेजनी अकेले पड़ गया बेचारा, देश छोड़कर भाग गया, है ना। जैसे ही देश छोड़कर भागता है, काउंट काउर अपने आप को पूरा पावरफुल समझता है और एंट्री करता है इटली में, और इटली में पीएम बना दिया जाता है विक्टर इमैनुअल के द्वारा। और ये सोचता है कि मेजनी तो अकेले था तो भाग गया, लेकिन हम अकेले काम नहीं करेंगे जी, है ना। और फ्रांस के साथ दोस्ती कर लिया। और अगला काम ये करता है ना कि नेपोलियन से संधि कर लेता है। नेपोलियन से भी, नेपोलियन देखिए बड़ी होशियार आदमी था, नेपोलियन से संधि कर लिया। क्या कर लिया जी? संधि कर लिया। यानी नेपोलियन को भी अपने आप में मिला लिया कि नेपोलियन अब तुम मेरे साथ आओ। कि अगर जनता भी एकीकरण से अगर विरोध करती है ना, तो देखिए जनता को भी हम लोग कैसे धून देते हैं पकड़ के, ठीक है। तो अब देखिए, नेपोलियन से संधि कर लिया। अब नेपोलियन से जैसे ही संधि किया, अब देखिए नेपोलियन से संधि कर लिया और नीस और सेवाय फ्रांस को सौंप दिया। चौथा नंबर में ये करता है ना कि नीस, एक जगह का नाम था नीस और एक जगह का नाम था सेवाय। नीस और सेवाय को क्या करता है? नीस और सेवाय को क्या करता है कि फ्रांस को दे देता है। और ये कहता है ना कि हे फ्रांस, तुम मेरे साथ दोस्ती किए हो ना, तो ये लो, तुमको मैं नीस और सेवाय, दो जगह का नाम था, एक महानगर के रूप में वहां पे माना जाता था, नीस और सेवाय। अब इसको क्या किया कि तुम मेरे साथ दोस्ती किए हो, ले जाओ, इसे तुम रख लो, है ना। ये क्या कर रहा था ना कि इसको भुलिया रहा था, है ना, कि ये जो है इटली के एकीकरण में मेरा सहायता करेगा फ्रांस। इसी के लिए क्या किया ना कि नीस और सेवाय को फ्रांस को सौंप दिया। इससे जो है इटली की जनता बहुत ही नाराज हुई। किससे? तो काउंट काउर से, कि काउंट काउर जो है हमारी धरती को, हमारी भूमि को ये फ्रांस को क्यों सौंप रहा है, ठीक है। लेकिन इसकी चालाकी को जनता जान नहीं रही थी, पहचान नहीं रही थी, ठीक है ना। उसके बाद हुआ यूं कि द्वितीय चरण में उत्तरी मध्य का एकीकरण हो गया। देखिए, इटली तीन भाग में बटा था, इटली तीन भाग में बटा था, ठीक है। यहाँ पे कह सकते हैं उत्तरी, पहले भी मैंने बताया था, उत्तरी, मध्य, मध्य और इसको कहेंगे दक्षिणी, है ना। तीन भाग में बटा था। इस पर जो था पोप का अधिकार था, है ना। और यहाँ पे जो था ऑस्ट्रिया का अधिकार था। ऑस्ट्रिया को तो अपनाएगा नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रिया से ही तो छीनना था इसे उत्तरी भाग, और पोप से मध्य भाग को छीनना था, है ना। अब क्या हुआ कि अंत में सेवाय को दे दिया था, सौंप दिया था, सौंपा आया तो क्या किया कि सबसे पहले ये सभी काम किया। उसके बाद क्या होता है बच्चे कि द्वितीय चरण में उत्तरी और मध्य का एकीकरण हो जाता है। द्वितीय चरण में क्या होता है? अंततः पांचवा नंबर में कहेंगे कि अंततः क्या होता है कि मध्य, सॉरी, उत्तरी और मध्य, उत्तरी और मध्य भाग, मध्य भाग का क्या होता है? एकीकरण हो जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। एकीकरण हो जाता है जी, है ना, एकीकरण हो जाता है। बहुत सुंदर। अब आप लोगों को अगर समझ में आया होगा प्यारे बच्चे, तो फटाफट बिना सोचे समझे धड़ाधड़ लाइक की बटन को दबा दीजिए। और जो भी बच्चे नए देख रहे हैं वीडियो को देखने के बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना, ताकि जो भी वीडियो मिलता है, लाइव क्लास मिलता है, पोस्ट मिलता है, कम्युनिटी गाइड मिलता है, आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे, है ना। चलिए अब देखते हैं कि अब यहाँ पे दोनों का मध्य, उत्तरी और मध्य का क्या होता है? एकीकरण हो जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, दिल को ठंडक मिल रही है ना यहाँ तक।
चलिए आगे बढ़े क्या, बिल्कुल। अब प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं कि बाकी रहा दक्षिणी भाग, अब दक्षिणी का एकीकरण कौन कराएगा। ठीक है, तो आइए फिर देखते हैं दक्षिणी भाग का क्या असर हो रहा है। ठीक है ना, सभी बच्चे यहां तक वीडियो को देख लेंगे। वीडियो को देखने के बाद जो बच्चे नोट करना चाहेंगे वीडियो को पॉज करेंगे और फटाफट से क्या करेंगे ना कि नोट भी कर लेंगे। ठीक है, आइए अब बच गया दक्षिणी भाग। अब आइए हम लोग दक्षिणी भाग का भी क्या करवा देते हैं, एकीकरण करवा देते हैं। आप लोग मिलजुल कर भी एकीकरण करवा दीजिए। ठीक है, आइए अब बाकी रहा कौन, दक्षिणी भाग। अब दक्षिणी भाग बाकी रहा, कौन भाग, दक्षिणी भाग, है ना। दक्षिणी भाग अब बच गए, है ना। अब दक्षिणी भाग के लिए एक और आता है, कौन, हीरो बन करके गैरीबाल्डी। ठीक है, गैरीबाल्डी सोचता है कि अरे काउंट कावूर तो क्या किया कि उत्तरी और मध्य का एकीकरण करवा दिया, मैं क्यों नहीं एक हीरो बन करके चलता हूं और दक्षिणी को भी मिला देता हूं और लास्ट में मैं ये कहूंगा ना कि इटली का एकीकरण मैंने करवाया, है ना। ये भले ही पहले कुछ काम किया हो, काउंट कावूर कुछ काम किया हो, मेजनी कुछ भी किया हो, लेकिन अब जो है ना सबसे होशियार तो ये गैरीबाल्डी है और गैरीबाल्डी एंट्री करता है। कौन आता है, गैरीबाल्डी, गैरीबाल्डी आता है, गैरीबाल्डी, है ना। गैरीबाल्डी एंट्री करता है और गैरीबाल्डी एंट्री करता है और ये कहता है कि अब मैं कराऊंगा दक्षिणी भाग का एकीकरण। देखिए कौन रोकता है एकीकरण कराने से। आइए देखते हैं गैरीबाल्डी आखिर कौन था, क्या था, कहां से आया था, है ना। तो सबसे पहले गैरीबाल्डी पेशा से जानते हैं क्या था, ये सवाल बहुतों बार पूछा गया है प्यारे बच्चों, इसको जो है ना आप लोग बिल्कुल मिस माइंड न करेंगे जी, है ना। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था जी, तो नाविक था। क्या था, नाविक था, है ना। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। ये एक पक्ष का पक्षधर था। पक्षधर, पक्षधर का मतलब कि हमेशा पक्ष लेता था। किसका पक्ष लेता था जी, तो संवैधानिक राजतंत्र का पक्ष लेता था, यानी कि जो संविधान लिख दिए गए ना देश को चलाने के लिए, हमेशा उसी के पक्ष में ये रहता था, अच्छा ही माना जाएगा इसको। ये क्या था, पक्षधर किसका था, संवैधानिक, संवैधानिक राजतंत्र का, संवैधानिक राजतंत्र का क्या था, पक्षधर था जी, है ना। उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि 1862 में क्या होता है ना कि जैसे ये आता है, काउंट काउर अपने आप को समझता है कि हे भगवान, अब मेरे रहते गैरीबाल्डी आ गया, अब मेरा इसमें क्या काम, क्या करता है ना कि पूरी तरह से काउंट काउर टूट जाता है और क्या होता है कि 1862 में काउंट काउर की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है जी, 1862 में काउंट काउर की, काउंट कावूर की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, काउंट कावूर की मृत्यु कब होती है, 1862 में। बच्चे इसे भूलेंगे नहीं, ठीक है ना, याद रखिए वो 4 अक्षर प्रेम के, उसी तरह से इसे याद रखना होगा। 1862 में काउंट कावूर की मृत्यु हो जाती है जी। ठीक है, अब आइए अगला चीज हम लोग देखते हैं कि जैसे ही 62 में इनकी मृत्यु होती है, बस अब क्या होता है ना कि 1870 और ये 71 में जानते हैं क्या होता है, फ्रांस और पर्सा के बीच जमकर युद्ध होता है, एकदम धुआंधार फाइटा फाइटी हो जाता है। 70 और 71 में क्या होता है, फ्रांस, फ्रांस और पर्सा के बीच, है ना, फ्रांस और पर्सा के बीच में, पर्सा के बीच क्या होता है, क्या होता है जी अब फ्रांस और पर्सा के बीच में क्या होता है, धुआंधार युद्ध हो जाता है, युद्ध हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, युद्ध होता है, युद्ध होता है। और जैसे ही युद्ध होता है तो क्या होता है कि 1871 में इटली का एकीकरण हो जाता है। ये जो था ना गैरीबाल्डी करवाता है युद्ध, कौन करवाता है जी, गैरीबाल्डी। आइए, ये देख चुका था कि अब तो केवल दक्षिणी भाग रह गया है, अब इसका एकीकरण करने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। चलिए फाइटा फाइटी कस के करते हैं, धुआंधार युद्ध करते हैं। अब दक्षिणी भाग पर तो किसी का अधिकार भी नहीं था, छोटे छोटे लोग जो है उसको अलग रख लिए थे कि नहीं हम अलग रहेंगे, है ना। और उसको जो है कस के पीटा गैरीबाल्डी, और कस के पीट करके क्या किया ना कि लास्ट में क्या किया कि अब गैरीबाल्डी द्वारा, अब जो है गैरीबाल्डी द्वारा, गैरीबाल्डी द्वारा क्या होता है मेरे बच्चे, क्या होता है, इटली का पूर्णतः एकीकरण हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे। क्या होता है, इटली, गैरीबाल्डी द्वारा इटली का
पूर्ण पूर्ण एकीकरण, पूर्ण एकीकरण, एकीकरण, एकीकरण होता है ना, पूर्ण एकीकरण होता है। किसके द्वारा जी? गैरीबॉल्डी के द्वारा पूर्ण एकीकरण होता है जी, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लवली स्टूडेंट, आप सभी को अगर समझ में आया हो ये चीज़ें, तो आप लोग फटाफट से कमेंट करेंगे कि आप कमेंट ज़रूर करेंगे मेरे प्यारे बच्चे कि कितना अच्छा लगा, है ना। अगर सबसे बहुत अच्छा लग रहा होगा ना, तो आप लोग बेस्ट लिखेंगे कमेंट में ज़रूर, ठीक है ना। आप लोग कमेंट में क्या लिखेंगे जी? बेस्ट लिखेंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा जर्मनी का एकीकरण, बहुत थोड़ा में है, छोटा में है, ठीक है। बच्चे, आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया है कि आप लोगों को हार्ड वर्क नहीं करना है, आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क, ठीक है ना। हार्ड वर्क का मतलब दिन भर बैठ जाइए, धू 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 पढ़ते रहिए, पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन हमें इसमें पढ़ना क्या है, एग्जाम में पूछता कहाँ से है, सवाल कहाँ से पूछता है, हमें वहां से पढ़ना है केवल, है ना। अब आइए प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं जर्मनी का एकीकरण, और आप लोग ऊर्जा और एनर्जी के साथ तैयार रहेंगे। और आइए देखते हैं जर्मनी का एकीकरण, ठीक है। चलिए, इस बार हम क्या देखेंगे? जर्मनी का एकीकरण देखेंगे, ठीक है। चलिए, इसको क्लीन किया जाता है और हम लोग देखते हैं क्या? जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में? जर्मनी का एकीकरण, एकीकरण, है ना, जर्मनी का एकीकरण। अब देखिए, अब ये जो है ना, अब इन लोगों का लत लग गया, ये सोच रहा है इसका एकीकरण हो गया, फ्रांस का। इटली भी क्या हुआ? उत्साहित हुआ और अपना भी एकीकरण कराने के लालच में पड़ा, उसका भी एकीकरण हो गया। अब जर्मनी भी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, ये भी चाहा कि अब हम अपना भी एकीकरण कर लेते हैं। देखिए, ये परख गया है सब ना। चलिए, अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों कि जर्मनी जो था ना, इसका क्षेत्र कितना था, इसका क्षेत्र कितना था। तो जर्मनी 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। जर्मनी, हम ये कह सकते हैं कि जर्मनी 300 छोटे छोटे राज्यों में, है ना, छोटे छोटे राज्यों में क्या था जी? विभक्त था, ठीक है, राज्यों में विभक्त था। अब बताइए कि 300 छोटे छोटे राज्यों में, अरे बाप रे बाप, इसका एकीकरण संभव है क्या? संभव है क्या बच्चे? देखिए, आगे देखते हैं कि संभव है या फिर नहीं है, ठीक है। अब देखिए, इसका भी एकीकरण संभव हुआ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे लोगों को तो लत लगी थी कि हमें एकीकरण करनी है, हमें एक राष्ट्र बनानी है ना। अब जो है एकीकरण हुआ, लेकिन इसका श्रेय किसे जाता है प्यारे बच्चों? इसका एकीकरण किया किसने? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने इसका एकीकरण करवाया, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने, ठीक है। इसने एक संगठन का स्थापना भी किया था। हम ये कहेंगे कि इसने 1806 ईस्वी में, किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने, इसने 1806 ईस्वी में जर्मन राइन संघ का, ठीक है ना, किसका? जर्मन राइन संघ का निर्माण किया था। जर्मन राइन संघ का, राइन संघ का क्या किया था? निर्माण किया था, है ना। जर्मन राइन संघ का निर्माण किया था, है ना। किसका निर्माण किया था जी? जर्मन राइन संघ का निर्माण कब हुआ था प्यारे बच्चे? तो ये जो है ना 1806 में हुआ था, ठीक है। और ये किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कब किया था? तो 1806 ईस्वी में किया था, ठीक है। अब ये जैसे इसने जर्मन राइन संघ का निर्माण किया, अब इसमें जो है बिस्मार्क को लगा कि अरे, हम तो अब चलते हैं, इसमें भी हम क्या होते हैं ना कि मिली भगत हो जाते हैं, ठीक है। और मिली भगत हो जाने के बाद में हम जर्मनी का क्या करवा देते हैं? एकीकरण करवा देते हैं, और हम भी हीरो बन करके उभर जाते हैं, ठीक है। और क्या हुआ कि बीच में एंट्री करता है फिर यहाँ पे बिस्मार्क। कौन एंट्री करता है जी? बिस्मार्क एंट्री करता है हीरो बन करके, ठीक है। किसके एकीकरण में? जर्मनी के, इटली के एकीकरण में नहीं, जर्मनी के एकीकरण में, है ना, जर्मनी के एकीकरण में, ठीक है। 300 छोटे छोटे, कितने छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था जी?
300। सवाल यहाँ पे क्लियर करना बच्चे। जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट। कब किया? 1806 ईस्वी में किया। ठीक है, ये सभी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सभी सवाल जो मैं बता रहा हूं ना, बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से ही बता रहा हूं, इससे बाहर कभी भी सवाल नहीं पूछा गया पूरे हिस्ट्री में, है ना। अब देखिए इसमें कौन एंट्री करता है जी? बिस्मार्क एंट्री करता है। और ये किसका समर्थक था? ये जो था ना, हेगेल का समर्थक था। ये हेगेल एक संस्था की नाम थी, हेगेल का क्या था? समर्थक था। समर्थक था। हेगेल का समर्थक कौन था? हेगेल का समर्थक कौन था प्यारे बच्चों? तो बिस्मार्क था, है ना। और अगला काम इसने ये किया ना कि इसने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। इसने रक्त और लौह की नीति का क्या किया? अवलंबन किया। अवलंबन। अब आप कह रहे होंगे कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन क्या कहलाता है? तो ये 300 छोटे छोटे राज्य में विभक्त थे। आप लोगों के पंचायत के जो भी मुखिया होंगे, आपके जो भी मतलब कि एमपी होंगे, एमएलए होंगे, कितना ही बढ़िया काम क्यों ना कर ले, लोग कहते हैं कि वो ऐसा है तो ऐसा है ना। उनकी बुराई हमेशा लोग करते रहते हैं। तो ये जैसे ही बिस्मार्क एंट्री करता है जर्मनी के एकीकरण के लिए, जनता इसकी विरोध कर देती है। ठीक है, अब इसने कहा कि हम खून बहा देंगे, लहू बहा देंगे, रक्त बहा देंगे, लेकिन अगर जनता भी विरोध करती है ना जर्मनी के एकीकरण से, तो हम उसको भी काटेंगे, लेकिन जर्मनी का एकीकरण करेंगे जरूर। और इसने कहा कि हम अपनी राष्ट्र की एकीकरण के लिए अपने रक्त तक बहा देंगे और लोहे के हथियार से सभी को काटेंगे। और इस नीति का नाम रखा गया क्या? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन शुरुआत किया। ठीक है, और एक एक को क्या किया ना कि खून बहा देंगे, लेकिन अपनी राष्ट्र का एकीकरण जरूर करेंगे। और इस प्रकार से क्या किया ना कि इसने जर्मनी का भी एकीकरण कर लिया। ठीक है ना। लेकिन श्रेय किसे जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को, क्योंकि स्टार्ट इन्हीं ने किया था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब आप लोगों को एक चीज मैं हिदायत दे देना चाहता हूं कि यूरोप में राष्ट्रवाद से मैंने अभी तक जितना भी क्लास पढ़ाया हूं, इससे एक भी बाहर सवाल नहीं जाने वाले हैं और सवाल यहीं से पूछा जाता है। जहां तक मैंने पढ़ा दिया, इससे आगे कभी भी सवाल पूछा नहीं गया है पूरे हिस्ट्री में आपके 10th एग्जाम में, है ना। अगर आप लोग इतना पढ़ लेते हैं, एक भी सवाल आपके एग्जाम में छूटने वाले नहीं है यूरोप में राष्ट्रवाद से, है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। जो भी बच्चे वीडियो को नए देख रहे होंगे, अगर क्लास अच्छा लगा ना तो ही वीडियो को लाइक करना प्लीज़। ठीक है, और क्लास अगर आपको ये लगे कि आगे भी हमें सर से पढ़ना चाहिए, तो आप लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले कोई दमदार क्लास के साथ। जय हिंद।